चलो बच्चों, सबको गुड इवनिंग वंस अगेन। और आज ये तीसरा क्लास है जो कि हम लोग पहला जो चैप्टर देखे थे सेकेंड ईयर का 12th क्लास का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसके तीसरा टॉपिक है आज हम लोग जिसकी बात करेंगे अपने क्लास में। तो बच्चों, ये जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, यानी रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें समय कम लगता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसमें समय कम लगता है और ये बहुत शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट हो जाता है। और मैंने एक चीज़ और बताया था आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उनके बच्चे आपस में और अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, क्लोन। ओके, पिछले क्लास में मैंने आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था, जिसमें मैंने एक मूवी का नाम लिया था, रोबोट मूवी जो था, जिसमें कि रजनीकांत का एक रोबोट का रोल है, चिट्टी वाला। ओके, तो मैंने आपको उस एग्जाम्पल से ये समझाना चाहा था कि जो एसेक्सुअली जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपस में और अपने पेरेंट से हुबहू आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्लोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने एक चीज़ और आपको, जैसा कि कल आपको पिछले क्लास में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अदर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। देखो बच्चों लोग, जैसा कि हम लोग देखे हैं कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा एक एनिमल है। ओके, ये सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है। एनिमल किंगडम में हम लोग को पढ़ना था पिछले साल, फाइलम सिलेंट्रेटा उसका मेंबर है हाइड्रा। ओके, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल मेथड से होता है और इस मेथड का नाम है बडिंग। क्या नाम है? बडिंग। ओके, तो बडिंग में क्या होता है कि हाइड्रा के बॉडी में एक छोटा सा प्रोजेक्शन डेवलप होता है जिसको बोलते हैं बड, और ग्रेजुअली ये जो प्रोजेक्शन है साइज में बढ़ता जाता है और फाइनली अपने मदर बॉडी से डिटेच हो जाता है और एक न्यू हाइड्रा को जन्म देता है। मीन्स आप कर सकते हैं बडिंग। हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है उसको बोलते हैं हम लोग बडिंग। और बडिंग में क्या होता है कि हाइड्रा के बॉडी सरफेस पे एक छोटा सा प्रोजेक्शन डेवलप होता है और ये प्रोजेक्शन ग्रेजुअली साइज में बढ़ता है और फिर अपने मदर बॉडी से डिटेच हो जाता है और डिटेच होकर एक न्यू हाइड्रा को जन्म देता है। तो ये कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। ओके, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो फिगर है ये एक क्लेमाइडोमोनास, एक अलगी है जो कि सिंगल सेल का है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी इमेज में कि इसमें क्या होता है कि जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो इसके बॉडी के अंदर इसी की तरह दिखने वाले स्पोर्स बनते हैं, इनको बोलते हैं लोग जू स्पोर्स। क्या बोलते हैं? जू स्पोर्स। और ख़ास बात यह है कि ऐसे स्पोर्स में आप देख सकते हैं इनके पास फ्लैजिला है और ये अपने फ्लैजिला की मदद से पानी में तैरते हैं। ओके, तो ये जू स्पोर फॉर्मेशन एक मेथड हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ ऑर्गेनिज्म में। एक हो गया बडिंग। बडिंग जैसे कि हाइड्रा में आपने देखा कि हाइड्रा में बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है हाइड्रा एसेक्सुअली। ओके, और ये देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये जेम्यूल्स फॉर्मेशन का फिगर है। ओके, मतलब ये जो दिख रहा है अंदर में जेम्यूल्स है, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये जेम्यूल्स है। जेम्यूल्स है इंटरनल बड। जेम्यूल्स को क्या बोलते हैं? इंटरनल बड। जैसे हाइड्रा में जो बडिंग होता है वो एक्सटर्नल बडिंग होता है, आप खुद देख सकते हैं ये बॉडी के बाहर प्रोजेक्शन डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग होता है। बट अगर आप बात करते हैं एस्पोंज, एस्पोंज मतलब ये भी एनिमल है, फाइलम पोरीफेरा, जो आपको पिछले साल पढ़ना था फर्स्ट ईयर में एनिमल किंगडम में, फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स में आप ये देख सकते हैं कि जो इनके बॉडी में जो ये दिख रहा है गोल गोल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं जेम्यूल्स।
और जेम्यूल्स होता है इंटरनल बड, यानी स्पॉन्ज में इंटरनल बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स आप कह सकते हो कि बडिंग दो प्रकार का है, एक होता है एक्सटर्नल बडिंग और एक होता है इंटरनल बडिंग, राइट। ओके बच्चों, ये देखिए ये फिगर जो है ये पेनिसिलियम नोटेटम का फिगर है। ओके, पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है, जैसा कि आप जानते हैं कि पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है। और आपको ये भी पता होगा, आई थिंक कि आपको पता होना चाहिए कि पेनिसिलियम नोटेटम से ही पहला एंटीबायोटिक हमने ऑब्टेन किया था। मीन्स इन 1928 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम था, एक साइंटिस्ट थे। ये अपने लैब में ये काम कुछ और कर रहे थे और हो गया कुछ और, मतलब वे ग्रो करा रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया को अपने लैब में। लेकिन जिस प्लेट में वो ग्रो करा रहे थे तो किसी एक प्लेट में, बाकी प्लेट में तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्रो किया, लेकिन एक प्लेट में स्ट्रेप्टोकोकस का ग्रोथ नहीं हुआ। जब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा कि बाकी प्लेट्स में जब कल्चर मीडिया इन्होंने बराबर बराबर लिया है और सारे प्लेट्स में बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया का, ओके, बट एक प्लेट में बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो जब इन्होंने कारण जानना चाहा उसका, तो उनको पता चला कि जिस प्लेट में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही है उस प्लेट में पहले से पेनिसिलियम नोटेटम नाम का माउल्ड मीन्स फंगस एक ग्रो कराया था उन्होंने कुछ दिन पहले, और उस प्लेट के दीवार पर ये पेनिसिलियम चिपका हुआ था। मतलब उन्होंने गलती से उस, मतलब बाय मिस्टेक वो प्लेट जो, उस प्लेट को धो नहीं पाए थे ढंग से, जिस प्लेट में उन्होंने कुछ दिन पहले पेनिसिलियम नोटेटम को ग्रो कराया था, यानी इसको ग्रो कराया था। और उसी प्लेट में वो किसको ग्रो करा रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस को, जिसके कारण उस प्लेट में स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्योंकि उस प्लेट की दीवार पर ये पेनिसिलियम नोटेटम चिपके हुए थे। ओके, और इसी पेनिसिलियम नोटेटम के कारण स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रोथ नहीं हो रही थी। जब इन्होंने और आगे डिटेल इसका पता किया तो उनको पता चला कि ये पेनिसिलियम नोटेटम कुछ प्रोटीन से क्रिएट करता है और इसका प्रोटीन बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। तो उसी प्रोटीन को नाम दिया था उन्होंने पेनिसिलिन, जो कि पहला एंटीबायोटिक था जिसको 1928 में डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ओके बच्चों, तो मैं चूँकि आपसे इससे जुड़ा हुआ कुछ बात था तो इसलिए मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया कि पहला एंटीबायोटिक कैसे बना था और किसने बनाया था। ओके, तो ये एक अचानक डिस्कवरी हुई थी। ओके, जो मतलब एंटीबायोटिक का डिस्कवरी अचानक हुआ था और पहला एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन था, जिसको 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। ओके, तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है पेनिसिलियम नोटेटम का है, और ये जो ऊपर में जो दिख रहा है ये सब, ये इनमें क्या है, स्पोर्स है, एसेक्सुअल स्पोर्स है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो है ना, ये फंजाई है और इसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो इसके बॉडी सरफेस पे बाहर की तरफ से स्पोर्स डेवलप होते हैं चैन में। जैसा देख सकते हैं आप, ये चैन में है, एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। इन ऐसे स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। ओके, आगे चलकर ये चैन कट कर अलग होता है और स्पोर्स भी अलग हो जाते हैं। ओके, यानी हर एक कोनिडिया अलग हो जाता है चैन से। ओके, और हर एक कोनिडिया डेवलप होकर एक न्यू पेनिसिलियम नोटेटम को जन्म देता है। ये एक फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम। तो आपने इस प्रकार से देखा कि अदर ऑर्गेनिजम्स में, यानी प्लांट के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले भी क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि देखो, प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं पोटैटो में आइबर्ट्स के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइलम में लीफ के द्वारा, ये वाटर हाइसिंथ जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, हम लोग इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस प्लांट को ये ब्रिटेन से मंगाया गया था क्वीन विक्टोरिया के द्वारा। भारत में जब ब्रिटिश रूल था तो क्वीन विक्टोरिया यहाँ की महारानी थी, जो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी, और आज भी उनके लिए विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस
जो कोलकाता में आज भी है, जो उनके रहने के लिए बनाया गया था। तो उन्होंने इस प्लांट को मंगाया था ब्रिटेन से। इस प्लांट का नाम है वाटर हायसिंथ, ओके। और इस प्लांट को बोलते हैं हम लोग टेरर ऑफ बंगाल। और ये जो आपको दिख रहा है ये टर्मरिक मैंने बताया था कि इसमें राइजोम्स होते हैं और राइजोम्स के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चों, ठीक है, ओके। तो और बच्चों मैंने एक चीज़ और आज जो बताया अपने क्लास में वो ये आपको बताया कि प्लांट्स के अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अदर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसा कि हाइड्रा में बडिंग मैंने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग होता है और एक्सटर्नल बडिंग के दौरान उसके बॉडी में एक छोटा सा प्रोजेक्शन डेवलप होता है और ये प्रोजेक्शन ग्रेजुअली साइज में बढ़ता जाता है और आगे चल कर अपने मदर बॉडी से डिटैच हो जाता है और हर एक बड डेवलप होकर एक न्यू हाइड्रा बनाता है। ये देखो ये क्लेमाइडोमोनास मैंने बताया था आपको कि क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी है, एक प्लांट है, लोअर प्लांट है। ये एक सेल का होता है। जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो इसके बॉडी में इसी की तरह दिखने वाले स्पोर्स डेवलप होते हैं। क्योंकि ऐसे स्पोर्स के पास फ्लैजिला है, आप देख सकते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऊपर में, और ये फ्लैजिला की मदद से ये पानी में तैर सकते हैं। इसलिए ऐसे स्पोर्स को हम लोग मोटाइल स्पोर्स या जू स्पोर्स भी कहते हैं। यानी क्लेमाइडोमोनास में आप कह सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, हाइड्रा में बडिंग के द्वारा होता है, एक्सटर्नल बडिंग। और जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि ये जो फिगर है पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंगस का है और इसके बॉडी में एक्सटर्नल बडिंग होता है और इसके बॉडी में कोनिडिया फॉर्मेशन होता है और कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, ओके। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई। जैसा कि मैंने बताया पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है और मैंने आपको ये भी बताया कि इसी फंजाई से हमने पहला एंटीबायोटिक जो कि है पेनिसिलिन हमने ऑब्टेन किया था 1928 में, ओके। एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने इसको ऑब्टेन किया था, इससे पहला एंटीबायोटिक, ओके। ये जो फिगर है स्पॉन्ज का भी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये स्पॉन्ज है, ये भी एनिमल है और इसके बॉडी में इंटरनल बडिंग होता है और इस इंटरनल बडिंग को बोलते हैं जेम्यूल्स फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, जो दिख रहे हैं ना गोल गोल, ये क्या है, जेम्यूल्स फॉर्मेशन। और हर एक जेम्यूल्स बाहर आते हैं और हर एक जेम्यूल्स डेवलप होकर एक न्यू स्पॉन्ज को जन्म देते हैं। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस इमेज का भी आपके साथ डिस्कशन किया था। ये बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन होता है किसमें, बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, यूग्लिना में, ओके, पैरामेसियम में। तो कुछ में बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब भाई मतलब दो, यानी किसी का बॉडी दो भागों में बट जाए और हर एक पार्ट एक न्यू ऑफ स्प्रिंग की तरह बिहेव करे, तो इसको कहते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। जैसा कि हमने आपको बताया था उस दिन, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस एक सिंगल सेल का प्रोटोजोआ है जो कि हमारे बॉडी में स्लीपिंग सिकनेस डिजीज पैदा करता है। और आप देख सकते हैं कि इसको रिप्रोड्यूस करना है तो इसमें क्या हो रहा है, वर्टिकली इसका बॉडी डिवाइड हो रहा है दो भागों में, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ओके। यहाँ पे देखिए ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो रहा है अमीबा में, फ्लैजिला में, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और पैरामेसियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, ओके। ये मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, जैसे कि ये आप देख सकते हो ये ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी में पहले बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे बॉडी में, एक नहीं कई स्पोर्स, और हर एक स्पोर बाहर आएगा बॉडी के और हर एक स्पोर डेवलप होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ये भी एक तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओके बच्चों। देखो बच्चों, एक बडिंग आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, ईस्ट में भी आपको जैसा को पता होना चाहिए। ये ईस्ट जो होते हैं वो एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है। वैसे तो फंजाई का बॉडी फिलामेंटस होता है और सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है, बट ये एक ऐसा फंजाई है जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि इसका बॉडी मात्र एक सेल का बना है, ओके। और इस फंजाई का नाम है ईस्ट। क्या नाम है, ईस्ट। और आपको जैसा कि पता होगा कि ईस्ट की मदद से ही हम लोग ब्रेड बनाते हैं इंडस्ट्रीज में। ब्रेड, बियर, वाइन, बिस्की, यानी जितना भी अल्कोहलिक बीवरेज है, जितने भी टाइप के शराब है,
सब हम लोग किसकी मदद से तैयार करते हैं, ईस्ट की मदद से। ओके, इसके अलावा हम लोग इसकी मदद से, ईस्ट की मदद से हम लोग ब्रेड भी बनाते हैं और भी कई तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ओके, जब ईस्ट में बच्चों रिप्रोडक्शन करने की बात आती है तो ईस्ट के बॉडी में एक बाहर की तरफ प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बड। आप देख सकते हो ये बड ग्रेजुअली साइज में बढ़ रहा है। ओके, और फर्दर ये अपने मदर बॉडी से कट कर डिटैच हो जाता है। ये मदर बॉडी से कट कर डिटैच हो जाएगा और हर एक बड अब एक न्यू ईस्ट की तरह व्यवहार करेगा, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग की तरह व्यवहार करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप, ये अमीबा है। अमीबा के सेल में देखिए, अमीबा के बॉडी में क्या हुआ, ये देखिए इस तरह से ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसका बॉडी एक सेल का ऑर्गेनिज्म है अमीबा। इसमें देखो इस तरह का आगे चल कर ग्रुप बन रहा है। ओके, और जहाँ ग्रुप बन रहा है ये वहीं से कट कर अलग हो गया और दो नए अमीबा बन गए, डॉटर अमीबा। ओके, और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये बडिंग है। ओके बच्चों, तो ये हो गया ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बच्चों आज आपको हम एक चीज़ और दिखा देते हैं, ठीक है, जो कि समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रा, ओके, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में होता है एक्सटर्नल बडिंग। ओके, सपोज दिस इज हाइड्रा। ओके, ये क्या है, हाइड्रा है। और आप जान लीजिए हाइड्रा भी हम ही लोग की तरह एनिमल है, बस अंतर ये है कि हम लोग डेवलप है और ये हाइड्रा जो है अनडेवलप ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। ओके, ये एक्वेटिक है, ये पानी में पाया जाता है और ये समुद्र के खारे पानी में मिलते हैं हाइड्रा। ओके, आप देख सकते हो कि इसके बॉडी में एक, जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है एसेक्सुअली, तो इसके बॉडी में एक छोटा सा प्रोजेक्शन डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं बड। ओके, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है, अब इसको हम बाई फिगर भी एक्सप्लेन करते रहे। आगे चलकर क्या होता है बच्चों कि ये जो बड है ना, ये ग्रेजुअली साइज में क्या होता है, बढ़ते जाता है। इस साइज में क्या होगा, देखो इस साइज में बढ़ते गया। ओके, और फाइनली ये बड और भी बड़ा हो जाता है, और भी बड़ा हो गया और ये मदर बॉडी से कट कर डिटैच हो गया। और डिटैच होने के बाद ये बड अलग हो गया और ईच बड, हर एक बड जो है ना, ये डेवलप होकर एक न्यू हाइड्रा को जन्म देता है। ओके बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कई मेथड्स बताया, जैसे बर्डिंग, जैसे जूस्पर फॉर्मेशन क्लेमाइडोमोनास में, जैसा मैंने बताया कोनिडिया फॉर्मेशन पेनिसिलियम नोटेटम में, मैंने बताया बर्डिंग, ईस्ट में भी बडिंग हम लोग चर्चा कर चुके हैं अभी तुरंत जस्ट, और हम लोग हाइड्रा में भी बडिंग किए चर्चा। ओके, और हमने आपको ये भी बताया कि ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है, एक्सटर्नल बडिंग होता है। और हमने एक चीज़ और बताया, जेम्यूल्स फॉर्मेशन। जेम्यूल्स फॉर्मेशन भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि होता है किसमें, स्पॉन्ज में। और जेम्यूल्स जो होता है वो इंटरनल बड्स होता है, इंटरनल बडिंग है। ओके, इसके अलावा हमने आपको प्लांट्स में भी अलग अलग तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड बताया जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि अमीबा में, पारामेसियम में बाइनरी फिजन होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल फिजन के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और बच्चों मैं, जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का एक सिंपल मेथड है जिसमें एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें समय बहुत ही कम लगता है और ये प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है और इसमें कोई भी गैमेट यानी मेल और फीमेल गैमेट की कोई आवश्यकता नहीं होती। और गैमेट के साथ साथ इस रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जाइगोट भी नहीं बनता। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफ स्प्रिंग्स जन्म लेते हैं वो अपने पेरेंट से और आपस में हुबहू आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए उनको हम लोग कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोन कहते हैं। ओके बच्चों, आज से हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसे क्या कहेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, मतलब रिप्रोडक्शन दो तरह का है, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग देख रहे हैं एक रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन।
बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन क्यों? बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें दो पार्टनर की आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल, इसलिए इसको बाई मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, इसलिए इसको बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी हम लोग कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन के मेथड में आपको सबसे पहले तो दो पेरेंट चाहिए और दूसरी बात है कि उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी होनी चाहिए। ओके, सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी दोनों पेरेंट्स ये सेक्सुअली मैच्योर्ड हो ताकि वे उनके बॉडी में गैमेट बने और गैमेट बनने के बाद उनके बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बने और जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बने और एम्ब्रियो से एक न्यू ऑफ स्प्रिंग की जन्म हो। ओके, तो बच्चों बाई पेरेंटल मतलब दो पेरेंट्स, एक मेल और फीमेल, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग ह्यूमन की बात करें और मानव की बात करते बच्चों, तो हम लोग जरा सोचो कि हम लोग का जन्म, जैसे मेरा जन्म कैसे हुआ है, तो मेरा जन्म मेरे माँ बाप के द्वारा हुआ है। मतलब मेरे जन्म के लिए मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों ने पार्टिसिपेट किया और दोनों ने मिलकर मुझको जन्म दिया है, इसलिए मेरा रिप्रोडक्शन एक कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाई पेरेंटल करने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो पेरेंट्स चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। ओके, तो बच्चों एक दूसरा जो रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो है सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है? सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब एक आपके लाइफ में एक एज आता है जब आपके बॉडी में गैमेट्स बनने लगते हैं, आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था को यानी इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल मैच्योरिटी फेज या रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, जैसे बच्चों एक बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सपोज करो एक बच्चा आज जन्म लेता है हॉस्पिटल में, यानी टुडे एक बेबी, एक बॉय, एक मान लो कि एक मेल चाइल्ड किसी हॉस्पिटल में जन्म लेता है। ओके, तो अगर इस बच्चे को अच्छा खाना दें, इसको अच्छा से इसकी परवरिश करें, मतलब इसको अच्छा से इसका केयर करें, ओके, इसको खाना पानी एकदम टाइम पे दें, ओके, तो ये बच्चा ग्रो करेगा। और अगर ये बच्चा अगर 1 ईयर ओल्ड मतलब 1 साल के बाद 1 ईयर ओल्ड ये बच्चा जब 1 साल का हो गया, ओके, तो अगर आप इस बच्चे को अगर आप इसकी सपोज करो कि अगर इस बच्चे की आप शादी करा देते हैं किसी एक साल की लड़की से, ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ये 1 साल का लड़का और 1 साल की लड़की क्या अपने बच्चे को कभी जन्म दे सकते हैं? नेवर, कभी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल तो है बच्चों, एक मेल और फीमेल तो है, लड़की भी 1 साल की और लड़का भी 1 साल का। तो आप तो बोल सकते हैं कि दो पेरेंट तो हैं बट उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं है। जब तक ये बच्चे अपने 10 से 12 साल के एज में नहीं प्रवेश करेंगे, मतलब जैसे ही ये बच्चे मतलब मेल और फीमेल दोनों जैसे ही अगर अपने 10 से 12 साल के एज में जैसे ही इंटर करेंगे तो इनके बॉडी में गैमेट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ओके, तो यानी वो बच्चे जब यानी जन्म से लेकर 10 साल तक 10 से 12 साल का जो समय है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। क्यों जुवेनाइल फेज बोलते हैं? यानी प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ये रिप्रोडक्शन से पहले का फेज है। ओके, मतलब ये बचपन है, यानी ये बाल अवस्था की तरह से कहिए, एक बाल अवस्था का समय है जब वो मेल और फीमेल तो है बट वो सेक्सुअली मैच्योर्ड नहीं है, सेक्सुअली प्रिपेयर्ड नहीं है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। बट जैसे ही वो इंटर करते हैं अपने मैच्योरिटी के एज में तो उनके बॉडी में गैमेट्स बनने लगते हैं और गैमेट्स बनते हैं तो उसके बाद अगर वो मेटिंग करते हैं, ये मतलब मेल और फीमेल अगर मेटिंग करते हैं तो फीमेल अगर फर्टिलाइज होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो फीमेल में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि जब तक ये अपने जुवेनाइल फेज को नहीं पार करेंगे तब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर नहीं करेंगे। और ये बात चाहे कोई प्लांट्स के लिए बात करें तो प्लांट्स के लिए इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। क्या बोलते हैं बच्चों? वेजिटेटिव फेज। जैसे एक बात करें और हम बात करते हैं मैंगो के प्लांट का, तो एक मैंगो का प्लांट जो है अगर आज आपने मैंगो का एक सीड को सोन किया मतलब मिट्टी में डाला और वो सीड जर्मिनेट कर गया और उससे एक नया प्लांट बन गया, तो आपको क्या लगता है कि अगले साल आपको मैंगो खाने को मिल जाएगा उस प्लांट से?
नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगले साल वो प्लांट सेक्सुअली मैच्योर्ड नहीं होगा। उसको सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए कम से कम 4 से 5 साल का समय चाहिए। तो जैसे ही वो प्लांट, जैसे ही वो मैंगो का प्लांट जैसे आज आपने लगाया उसको, वो जर्मिनेट कर गया सीड, और जर्मिनेट कर उससे एक न्यू प्लांट डेवलप हो गया। तो ये प्लांट अब इसको ग्रो करना है। अभी वो प्लांट किस फेज में है? अभी वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, यानी वो जस्ट लाइक जुवेनाइल फेज में है। एनिमल के लिए तो हम लोग जुवेनाइल फेज बात करते हैं, और प्लांट्स के लिए इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज। यानी अभी वो प्लांट, मैंगो का प्लांट अभी वो वेजिटेटिव फेज में है। और जैसे ही इस प्लांट का जब 4 से 5 साल का एज पूरा होगा तो ये प्लांट किस में चला जाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, तो रिप्रोडक्टिव फेज में जाते ही उस प्लांट में फ्लावर लगने लगेगा। क्या लगेगा जी बच्चों? फ्लावर। तो फ्लावर लगना यानी प्लांट्स में फ्लोरिंग होना इस बात का इंडिकेशन है कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो गई। और फ्लोरिंग से पहले का जो समय होता है प्लांट्स के लाइफ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। और इसी तरह का अगर आप एनिमल की बात करें, और किसी एनिमल, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया ह्यूमन मेल और फीमेल चाइल्ड का, या अगर कोई बच्चा, अगर 1 साल का कोई लड़की है और 1 साल का ही लड़का है, और आप उनकी मैरिज करा देते हो, और अगर आप चाहो कि अगर उनसे आपको एक न्यू बच्चे को प्राप्त करना है, तो ये कभी संभव नहीं है कि वे अपने बच्चे को जन्म दे पाए। क्यों? क्योंकि वो अभी खुद किस फेज में है? जुवेनाइल फेज, यानी प्री रिप्रोडक्टिव फेज में। बट जैसे ही वो बच्चे आगे बड़े होकर 11 से 12 साल के एज में जाते हैं तो उनमें गैमेट प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाते हैं और उनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आ जाती है। ओके बच्चों, तो आपको बच्चों मैंने आपको 2 चीज़ बताया। एक बात ये बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, और दूसरा बात में मैंने ये बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी संभव है जो पेरेंट्स हैं दे शुड बी सेक्सुअली मैच्योर्ड। ओके, और सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले का जो समय होता है लाइफ का, उसको अगर एनिमल की बात करें तो उस फेज को एनिमल के बॉडी में जुवेनाइल फेज कहते हैं, और प्लांट के बॉडी में उस फेज को हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ओके, तो बच्चों आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको स्पष्ट किया कि मैंगो का जो प्लांट है वो अगर आज कोई प्लांट जर्मिनेट किया है तो आप सोचोगे कि इसमें अगले साल आपको मैंगो का फ्रूट खाने को मिले, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये प्लांट जो है अभी अपने वेजिटेटिव फेज में है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है। जैसे ही कोई प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तो उस प्लांट में फ्लोरिंग शुरू हो जाता है, और फ्लोरिंग शुरू होते ही इस बात का इंडिकेशन हो जाता है कि वो मैच्योर हो चुका है सेक्सुअली। ओके, उसके बॉडी में गैमेट्स यानी फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर के अंदर ही। ओके, तो बच्चों एक चीज़ और देखा जाए हम लोग कि कैसे जानेंगे हम लोग कि किसी एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया, मतलब किसी एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो चुकी है, ये कैसे जानेंगे? तो जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कोई एक मेल चाइल्ड है। ओके, एक मेल चाइल्ड है, वो सेक्सुअली मैच्योर्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? सेक्सुअली मैच्योर्ड। आप कैसे जानेंगे? तो इस मेल चाइल्ड के बॉडी में कुछ चेंजेस दिखेंगे, यानी उस बच्चे के बॉडी में, जो बच्चा 8 साल का था, 7 साल का था, उसकी बॉडी में आपको कुछ इस तरह का चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा 10 से 12 साल के एज में इंटर करता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखेंगे, मतलब आपके बॉडी में, उसके बॉडी में कई तरह के आपको बाहर से कुछ चेंजेस दिखेंगे। जैसे उस बच्चे के चेहरे पर मूंछ दाढ़ी आना, ओके, ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट, छाती चौड़ा होना, आवाज़ भारी हो जाना, डिपिंग ऑफ वॉइस, ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द चेस्ट, आर्मपिट एंड रिप्रोडक्टिव एरिया, मतलब आर्मपिट पर, चेस्ट पर और रिप्रोडक्टिव एरिया में बाल उगना। ओके, उसकी बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाना। ओके, उसको गुस्सा आना, बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, यानी उसके व्यवहार में गुस्सा आएगा। तो ये एक इंडिकेशन है किसका? कि वो
बच्चा जो है, वो ह्यूमन बेबी जो है, अब वो सेक्सुअली मैच्योरिटी के एज में प्रवेश कर चुका है। ओके, उसी तरह फीमेल में कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी की शुरुआत हो चुकी है? तो अगर ह्यूमन फीमेल की बात करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, वेस्ट यानी नन प्राइमेट्स जितने भी हैं, ओके, उनकी बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी आते ही उनके बॉडी में उस्टस साइकिल नन प्राइमेट्स एनिमल्स में क्या होने लगता है बच्चों? उस्टस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और जो प्राइमेट्स हैं जैसे चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन, लेम्योर्स, इनकी बॉडी में, यानी जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स फीमेल, मतलब ये फीमेल में, मेल में नहीं, ओके, नन प्राइमेट्स फीमेल, ओके, फीमेल में उस्टस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ओके, और प्राइमेट फीमेल जैसे मंकी, चिंपैंजी, लेम्योर्स, बच्चों इटीसी, इनमें यानी प्राइमेट्स फीमेल में क्या होता है बच्चों? प्राइमेट्स फीमेल में उस्टस साइकिल नहीं होता। इनमें एक मंथली अकरिंग इवेंट है जो हर एक मंथ होता है। जैसे वो फीमेल अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी के एज में प्रवेश करती है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज में प्रवेश करती है, तो प्राइमेट्स फीमेल के बॉडी में एक अलग तरह का साइकिल स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलेंगे बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक मंथ होता है उनके लाइफ में। जैसे वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के एज में प्रवेश करती है, तो ये कुछ इंडिकेशन है फीमेल के बॉडी में जो इस बात को तय करते हैं कि वो फीमेल जो है वो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एज में प्रवेश कर चुकी है। जैसे प्राइमेट्स फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, इसके अलावा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, वेस्ट कमर का डेवलपमेंट होना, ओके, मोर पिच ऑफ वॉइस, आवाज़ और सुरीला हो जाना, ओके, आर्म पिट में बाल उगना, इसके अलावा उनके रिप्रोडक्टिव एरिया में हेयर ग्रो करना, यानी प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना, ये सब कुछ इंडिकेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिनिंग होना ये प्राइमेट फीमेल में, जो कि ये इंडिकेट करता है कि वो सेक्सुअली मैच्योर्ड हो चुकी है। उसी तरह नॉन प्राइमेट फीमेल में, जैसा कि मैंने आपको गाय का या किसी बिल्ली की बात करते हैं, तो जैसे ही देखोगे वो मैच्योरिटी के एज में जाती हैं तो आप देखोगे उसके बॉडी में रैपिड मस्कुलर डेवलपमेंट, यानी वो पहले से बड़ी दिखती है, साइज में बुलंद दिखती है, साइज में बड़ी दिखती है, बुलंद दिखती है शरीर से, ओके, और उनमें उस्टस साइकिल होता है। और जैसे उस्टस साइकिल की शुरुआत होती है उनमें एक हिट की प्रोसेस शुरू होती है, मतलब उनके बॉडी में हिट होता है, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी हो चुकी है। ओके बच्चों, और ये जो है ये एक इंडिकेशन है किसका? उस्टस साइकिल का। उस्टस साइकिल स्टार्ट होना इस बात का इंडिकेशन है कि वो फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी है। ओके, सुनिए, हाँ थोड़ा आइएगा। बच्चों, उस्टस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में क्या अंतर है और इसमें क्या क्या इवेंट होता है, कैसा क्या चेंजेज होता है, और हम लोग अपने अगले वीडियो में इसको हम लोग स्टडी यानी डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू टू ऑल। ओके, आप लोग चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।